नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब चुनाव के इर्द गिर्द सारी राजनीति आगे बढ़ती नजर आ रही है। एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का, अब वहां भी अब तकरार चुनाव से पहले शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं खींचतान नजर आ रही है। अपना दल की तरफ से ये शुरुआत बागी वहां पर निकल रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है एनडीए में और क्या कारण है? एनडीए इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार है, लेकिन केंद्र में एनडीए की सरकार है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में जो एनडीए में जो कुछ चल रहा है उसका क्या असर पड़ सकता है और किस तरह के समीकरण इस वक्त नजर आ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हमारे खास मेहमानों के साथ। प्रशांत देव, एसोसिएट एडिटर, न्यूज 24 हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक। अजीत नाहर जी, राजनीतिक विश्लेषक। नावेश शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जिस वक्त की तस्वीर, जिस तरह की तस्वीर इस वक्त उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दलों के भीतर नजर आ रही है, सवाल है क्या सब कुछ ठीक है? ऑल इज वेल? अब ये कहना तो बड़ा हास्यास्पद होगा कि सब कुछ ठीक है, कहा ही नहीं जा सकता। अब जब दूध में मक्खी पड़ी हुई है उसको कैसे कहा जा सकता है कि मक्खी नहीं है? अपना दल के अंदर इतना सिर्फ फटोवल है, पति का स्टेटस गिरा करके तीसरे नंबर पे कर दिया गया है। वहां एक अलग मोर्चा बन गया है, वो कह रहे हैं कि हम ही अब ओरिजिनल वाले हैं। इस समय तो जो ये नहीं समझ में आ रहा है एनडीए में कि कौन असली कौन नकली एनडीए के जो दल है। तो इसलिए ये कहना कि जो है एनडीए के सहयोगियों में सब अच्छा है, यह सोचना भी गलत है। निश्चित बात है कि अपना दल में जो चीजें चल रही हैं वो अपना दल के सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। तो सब मैंने एक बयान सुना अपना दल के जो संयुक्त मोर्चा बनाया है, नया मोर्चा बनाया है, वो बोल रहे हैं कि हम एनडीए में दिल्ली के संपर्क में। तो जो आपका एक प्रश्न उसमें छिपा हुआ है कि क्या जो उसके सहयोगी हैं उनमें बेहतर आपस में समन्वय, उनका समन्वय भी टूटा हुआ है, और फिर क्या वो राज्य सरकार से उनके बेहतर समन्वय है या केंद्र सरकार से? तो निश्चित बात है उत्तर प्रदेश में जितने भी एनडीए के सहयोगी हैं, पता नहीं क्यों उनके मुखार बिंदु से हमेशा केंद्र के नेताओं की तारीफ ज्यादा सुनाई देती है इन कंपैरिजन टू स्टेट बीजेपी। राज्य बीजेपी, राज्य के मुखिया की तुलना में वो केंद्र के जो नेता है, केंद्र के जो लीडर हैं, केंद्र के जो मिनिस्टर हैं, उनके साथ ज्यादा कंपेटेबल फील करते हैं। ये एक रिसर्च का विषय मैं मानता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री के ज्यादा करीब होना चाहिए। लेकिन जितने भी ये लोग आते हैं वो केंद्र के हालांकि केंद्रीय नेतृत्व में वो नाम व्यक्त नहीं करते, लेकिन राजनीति की जो थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं वो जानते हैं कि केंद्र का मतलब है किसके साथ वो बेहतर समन्वय में है। तो जो एनडीए उत्तर प्रदेश में है उसमें सहयोगी दलों में जैसे निषाद पार्टी भी कभी कभी लगते हैं कि क्या वो 2027 के चुनाव में बीजेपी के साथ होंगे या वो कोई नया घर तलाशेंगे। क्या वो ये संभावनाएं दरवाजा खोल रहे हैं कि 27 में अगर बीजेपी आने वाली हवा दिखेगी तो उसके साथ बने रहेंगे, और अगर हवा नहीं दिखेगी तो नई हवा आने की व्यवस्था कर लेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें इस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में एनडीए में है, कहीं ना कहीं पर समन्वय की भी कमी है, और कहीं न कहीं पर ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी के अंदर भी सत्ता भोग करते हुए लंबा समय हो गया है, तो सत्ता के भोगने को लेकर जो नेता सत्ता भोग नहीं पाए हैं उनको भी एक फ्रस्ट्रेशन है, और उनको लगता है कि अब शायद सही समय आ गया है, अब अपनी अपनी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया जाए या खुद को ज्यादा बेनिफिट में रखा जाए। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए में सब कुछ अभी बेहतर नहीं। अपना दल के भीतर या किसी भी सहयोगी दल के भीतर की खींचतान एनडीए को कितना प्रभावित करेगी, नावेश शिको जी? आज जाहिर सी बात है कि अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं है। एक कशमकश चल रही है एनडीए और इंडिया के बीच में, यानी पीडीए और एनडीए जिस तरीके से अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, और खास तौर से अखिलेश यादव जी अपने गठबंधन के साथ में पीडीए के कंसेप्ट के साथ में जाति की राजनीति को हवा देने की हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जाति की राजनीति नहीं उभरे, कांवड़ यात्रा, कभी किसी तरह का बयान, एक ध्रुवीकरण का माहौल होता है वही बना रहे, और आने वाले विधानसभा चुनाव तक
80-20 का वही रहे जिसमें कई बार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, हिंदू मुस्लिम वाला माहौल रहे। दूसरी तरफ जातिवाद का एक माहौल पैदा किया जा रहा है। इस बीच में जो एनडीए के साथ घटक दल हैं, जो जाति की राजनीति के ऊपर आधारित है, अलग अलग जातियों पर आधारित है, जो जाति के नेता और पिछड़ों के जाति के पर आधारित जो पार्टियां हैं, उनको ये लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति आगे बढ़ती है, उसका प्रभाव नजर आता है, अखिलेश यादव भारी पड़ते दिखाई देते हैं, पीडीए आगे बढ़ता दिखाई देता है, इंडिया आगे बढ़ता दिखाई देता है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं दबाएंगे, एनडीए को कहीं ना कहीं दबाएंगे और निगोशिएशन करेंगे कि हमारी हिस्सेदारी, हमारी भूमिका, हमारा रोल, हमारा श्रेय ज्यादा जाएगा, क्योंकि यहाँ पिछड़ों का मामला है, पिछड़ी जातियों का मामला है, हमारी कमांड पिछड़ी जातियों से जुड़ी हुई है, इसलिए हमें ज्यादा हिस्सेदारी दो, सरकार में भी जगह दो, केंद्र में भी जगह दो। ये जो नेगोशिएशन चलेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ में, इसमें अक्सर इस तरह के झटके भाजपा को होते हुए दिखाई देंगे, जहां अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति करेंगे, जहां पर जाति की राजनीति 2 कदम आगे बढ़ती दिखाई देगी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जाति की राजनीति पर आधारित जो दल हैं, उनके नेता दबाव बनाते रहेंगे। ये 1.5 साल तक लगभग होता रहेगा, अप डाउन होता रहेगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो मुझे ही नहीं बल्कि कई जगह पे चर्चा होती रही है, चौराहों पे होती रही है, नुक्कड़ पे होती रही है, सोशल मीडिया पे होती रही है कि केंद्र और उत्तर लखनऊ में कुछ ठीक नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं योगी जी को इतनी ताकत नहीं देना चाहता है कि वो तीसरी बार अगर बहुमत से वो सरकार बना ले जाते हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर तो वो प्रधानमंत्री उनको बनना ही है। उनका शक्ति प्रदर्शन हो गया, मान लीजिए तीसरी बार अगर उनका चेहरा चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे से चुनाव लड़ती है और वो जीत जाते हैं, तो मुख्यमंत्री पूरे 5 साल तक नहीं रहेंगे, फिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से शिफ्ट होके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, ऐसी संभावना है, क्योंकि एक बड़ी ताकत पैदा हो जाएगी देश में और भी बड़ी। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि योगी जी इतनी तेजी से ताकत आगे नहीं बढ़े, इतनी आसानी से दावेदारी ना हो। तो ये जो क्षेत्रीय दल है उनका कहीं ना कहीं सामंजस्य बना हुआ है केंद्र के साथ में, वो बलगलाते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं योगी जी को टॉर्चर करने के लिए कहते हैं। ये अफवाहें हैं, सच है, झूठ है, लेकिन ये सत्ता के गलियारों में ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं, हो सकता है झूठ हो, तो ये भी एक कारण है। और जैसा कि लोकसभा में हुआ था कि लोकसभा में फ्री हैंड नहीं थे योगी जी, योगी जी की लोकप्रियता थी, राम मंदिर था, सब कुछ था, लेकिन सीटें बहुत कम हो गई थी। कहा यही गया कि केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व ने जो है जो टिकट का बंटवारा किया उसमें योगी जी का बहुत अच्छा रोल नहीं रहा, उनको उतनी अच्छी उनका राय मशवरा नहीं लिया गया। तो बहुत सारी बातों की वजह से मुश्किल में बीजेपी रहेगी विधानसभा चुनाव तक, और खासतौर से ये जो छोटे दल उनके साथ है, ये कहीं ना कहीं निर्देशित होते हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सत्ता से। अगर ये बात सच है तो ये वाकई बहुत मुश्किल होगी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बहुत जरूरी भी। उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वाले लोग और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले हर राजनीतिक प्रेमी जो है उनके लिए, और दरअसल ये वो सारी बातें हैं जो राजनीति की कड़वी सच्चाई है। आलोक पांडे जी, सवाल ये है कि केंद्रीय नेतृत्व अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का इस्तेमाल भी अपने गठबंधन के जितने भी समीकरण हैं उनको संतुलित करने के लिए भी करता है, और ये पहली बार बीजेपी में नहीं हो रहा है, सब जगह होता है। लेकिन आज की बीजेपी बहुत ज्यादा रणनीतिक लिहाज से बहुत आगे की चालें चलती हैं और इसीलिए राजनीति में अपने आप को इतना जबरदस्त तरीके से स्थापित भी कर पाए हैं। सवाल ये है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ये कोशिश कर रहा है कि योगी उतने मजबूत और ज्यादा ताकतवर नहीं बने, तो क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सेहत के लिए ये ठीक है? देखिए, अगर केंद्रीय नेतृत्व तो जैसा नावेद भाई कह रहे हैं, मान भी लिया जाए कि एक बार कोशिश कर रहा है कि योगी जी बिल्कुल आगे न बढ़े उस तरह से, तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि ये जो छोटे दल हैं ये सब 2027 में बीजेपी के साथ चुनाव ही ना लड़े।
और वो अखिलेश यादव का चुनाव है, योगी जी के नेतृत्व में चुनाव हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। और जब चुनाव हार जाएगी, बिल्कुल बुरी तरह हार जाए, तो योगी जी का करिश्मा खत्म हो जाएगा। तो केंद्र नेतृत्व इस बात के लिए तैयार हो जाए कि एक सरकार, एक प्रदेश की सरकार हमको गिरानी है, कमजोर करनी है, और केंद्रीय नेतृत्व तो बिल्कुल निष्कंटक हो जाएगी, योगी जी खत्म, कोई चुनौती नहीं रह जाएंगे। लेकिन क्या केंद्रीय नेतृत्व ये करने के लिए तैयार होगा? क्या वो उत्तर प्रदेश की सरकार इस कीमत पर गिरा देंगे कि उनका नेता जन पॉपुलर हो रहा है? इस तरह से तो मोदी जी कभी सत्ता में ही नहीं आते। क्या आडवाणी जी ने उनके लिए कोशिश नहीं की थी? हर राजनीतिक दल के अंदर जब एक नया उत्तराधिकारी आता है, थोड़ी बहुत कसमकस तो होती है। कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कहेंगे वही हो जाएगा। तो जो थोड़ी बहुत पार्टी में डेमोक्रेटिक है, वहां राजनीतिक परिवर्तन जब होता है, थोड़ी बहुत रस्साकसी आती है। लेकिन क्या इस हद तक आएगी कि योगी आदित्यनाथ जी को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से अपने शासन को खत्म कर दे अपने साथ? क्योंकि ये नहीं हो सकता ना कि योगी जी को थोड़ा सा कमजोर कर दो लेकिन सरकार में भी आ जाओ। इसी चक्कर में अगर ये मान भी लिया जाए तो 2024 में 240 रह गए। उत्तर प्रदेश की क्या हालत हो गई अगर ये मान लिया जाए कि योगी जी को थोड़ा कमजोर करना चाहते थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बहुत सीटें कम हो गई, क्या योगी जी को कमजोर कर पाया बीजेपी का नेतृत्व? अगर ये बात मान लिया जाए एक बार कि योगी जी को कमजोर करना चाहते थे, जिसको देश की जनता जननायक मान लेती है, उसको कोई नहीं रोक पाता। ना मोदी जी को अटल और आडवाणी उस समय आडवाणी जी रोक पाए थे। और अगर देश की जनता ने योगी को एज ए प्राइम मिनिस्टर स्वीकार कर लिया है तो कोई नहीं रोक पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं समझ पाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपसी मनमुटाव में इस हद तक नहीं जाएगी कि पार्टी किसी एक राज्य में चुनाव हार जाए, एक भी राज्य में। तो इसलिए ये गपबाजी, हवाबाजी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी योगी जी को कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल करना चाहता है कोई एक नेता हो सकता है, लेकिन संपूर्ण पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी है। अगर जनता उन्हें एज ए प्राइम मिनिस्टर स्वीकार करती है तो जनता ये तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं अंतिम निष्कर्ष फिर कहता हूं, अगर मेरी बात कंक्लूड न लग रही हो, कि योगी आदित्यनाथ जी जननायक के रूप में मोदी जी के बाद इस समय देश की द्वितीय सबसे बेहतर पसंद है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी कि योगी आदित्यनाथ जी को कमजोर करने के लिए वो जो 3, 4, 5 दशक से मेहनत कर रहे थे, देश में सब बेहतर चल रहा है, उसे उत्तर प्रदेश से मजबूत राज्य में उन्हें कमजोर करने के चक्कर में सत्ता से बाहर हो जाए। ये गठबंधनों का दौर है। आलोक जी, दो बातें हैं, एक है किसी व्यक्ति विशेष को कमजोर करना और एक है पूरी पार्टी को खत्म करना या सरकार दांव पर लगाना। ये तो सुनिश्चित है, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की सियासत से दूर होकर केंद्र में अपनी सत्ता कायम रख पाए। ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत कायम रखना पहली जरूरत है दिल्ली की सत्ता को मजबूत करने के लिए, स्थायी रखने के लिए। अब बात है कि दिल्ली देश में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए जब बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करके नई लीडरशिप तैयार की। क्या उत्तर प्रदेश में भी उस तरह की रणनीति केंद्रीय आलाकमान बना सकता है? सवाल ये है। योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना बीजेपी का उत्तर प्रदेश से बाहर होना नहीं है मेरे ख्याल से, नावेद जी। जी देखिए, दो चीजों को समझना पड़ेगा। घर में जब बहुत दौलत होती है तब झगड़ा होता है, और जब घर में बहुत गरीबी होती है तब भी झगड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी बहुत दौलतमंद हो गई जनाधार के मामले में, और इस बात में कोई शक नहीं है, पूरे देश में उसका एक जनाधार है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। योगी जी का एक बहुत बड़ा जनाधार है जो सबसे अग्रिम पंक्ति के नेताओं में है। एक चीज अगर इतिहास में देखिए तो कांग्रेस में भी ऐसा ही कभी हुआ करता था कि बहुत बड़ा जनाधार था, बार बार कांग्रेस का कोई ना कोई प्रधानमंत्री नेहरू परिवार का बनता था, नेहरू, इंदिरा, राजीव। उस बीच भी उत्तर प्रदेश जैसा जो बड़ा एक कांग्रेस का सबसे बड़े जनाधार का जो स्टेट हुआ करता था, जहां का मुख्यमंत्री जब उभरने लगता था तो एक बहुत ही हास्यास्पद तरीके से कहा जाता था कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस का हाईकमान जो है वो किसी भी मुख्यमंत्री जब वो फलने फूलने लगता था तो उसकी जड़ों को गमले में हिला दिया जाता था कि इसका तना, इसका आकार बड़ा ना हो जाए। ये पॉलिसी होती है किसी भी राजनीतिक दल की।
देखिए, अंदर की लड़ाई भी होती है, बाहर की लड़ाई भी लड़नी होती है, अंदर की भी लड़ाई लड़नी होती है। योगी आदित्यनाथ को कमजोर करके वो अपनी पार्टी को कमजोर कतई नहीं करना चाहेंगे, वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये बात सच है, जो तमाम चर्चाएं होती हैं कि केंद्र और लखनऊ में कुछ खटपट है, खटपट तो होती है, हर पार्टी में होती है, जब ज्यादा ताकत होती है तब भी होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई है ही नहीं। इस तरह की एक फिजा फैल जाए और केंद्रीय नेतृत्व के पास फैसला करने का समय भी ना हो, फैसला करने का हक भी ना हो, ये नहीं चाहता है किसी भी पार्टी का कोई भी केंद्रीय नेतृत्व आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का जनाधार बहुत तेजी से बढ़ा है, इस बात में कोई शक नहीं है। दो बिंदु जो हमारे साथी पैनलिस्ट ने रखे थे, मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं। बिल्कुल ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कतई नहीं करेगी, या कोई भी उनका केंद्रीय नेतृत्व का बड़ा नेता ऐसा नहीं करेगा कि वो योगी जी को कमजोर करने के चक्कर में पार्टी को ही कमजोर कर दे, क्योंकि योगी जी को ज्यादा कमजोर करना या उनके रास्ते रोकने का मतलब है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना। ऐसा कतई नहीं किया जाएगा, मुझे लगता है। एक चीज, दूसरी बात ये कि योगी जी को अगर जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहेगी तो कोई भी नेतृत्व जो है उनको रोक नहीं सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये बात भी नजर आने लगी है कि योगी जी का जो जनाधार है, जो उनको लेकर लोकप्रियता है, वो कई राज्यों में है और उनको नेक्स्ट टू देश की जनता का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि योगी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जो चुनाव, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का होगा, उसमें उनका शक्ति प्रदर्शन होगा, उनकी ताकत की एक बार फिर आजमाइश होगी और देखा जाएगा कि ये एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हैं क्या नहीं तोड़ पाते हैं, तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं क्या नहीं बनते हैं। लेकिन जो खटपट नजर आती है उससे कुछ ना कुछ उनके जनाधार की को कतरा तो जाएगा। और जिन पटेल फैमिली की बात आप कर रही हो, जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व से कनेक्शन है, केंद्र में मंत्रालय से जुड़ा हुआ उनका सिस्टम है और वहां से फीडिंग होती है। ये काफी मरबनिंग और सिर्फ अफवाहबाजी ही नहीं है, इसके प्रमाण भी मिलते रहे हैं। पटेल फैमिली का कहीं ना कहीं अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से सीधा कनेक्शन है और बार बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाने की जुर्रत कहें या दुस्साहस कहें या इसको लोकतांत्रिक ताकत भी कह सकते हैं कि पटेल साहब जो हैं वो उस फैमिली से अक्सर इस तरह के सवाल उठते हैं और योगी जी के सामने जो कोई सवाल नहीं उठा सकता है वो उठाते हैं। और इसके अलावा भी तमाम और जो दल हैं क्षेत्रीय, उनका भी कहीं ना कहीं अमित शाह जी से संपर्क रहता है। वो सारे फैसलों की सहमति लेने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के पास जाते हैं, योगी जी के पास कम, दिल्ली में ज्यादा नजर आते हैं, चाहे उसमें पटेल हो चाहे और सहयोगी वर्ग हो। ये सारी चीजों को देखकर जरूर लगता है कि जाति की जो राजनीति आगे बढ़ती जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में एक थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा जिसको संभालना मुश्किल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी मुश्किलों से लड़ती रही है और डैमेज कंट्रोल में माहिर है। जी, आलोक पांडे जी, अपना दल हो चाहे बाकी दूसरे सहयोगी दल, अगर योगी आदित्यनाथ के सामने जिस दुस्साहस दरअसल शब्द का इस्तेमाल किया है नावे शेखो जी ने, जो कि बहुत स्वाभाविक समझ में आता है कि मुख्यमंत्री के सामने अगर इस तरह से, हालांकि वो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लेकिन जो सहयोगी दलों का ये जो व्यवहार है आलोक पांडे जी, विधानसभा चुनाव में ये कितना प्रभावित करेगा, इसका क्या असर होगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अब देखिए, सहयोगी दल का तो अपना दल ही अभी अब टूटेगा या रहेगा यही नहीं पता। तो जब वो खुद ही ताकतवर नहीं है तो बीजेपी को क्या डैमेज करेंगे? पहले अपना दल ही संभाल ले भाई। अपना दल की हालत तो ये है कि उनके दल में टूट की संभावना लग रही है, तो चुनाव के पहले ये मेकिंग प्रक्रिया में है। दूसरी बात जो रमेश भाई कह रहे हैं, जाति जो चुनाव जाट की तरफ जाएगा, उत्तर प्रदेश बिहार में कब जाट की तरफ चुनाव नहीं रहा? याद करिए, मायावती और अखिलेश यादव मिले थे 2019 का चुनाव, और कितना बड़ा सामाजिक समीकरण था, वो भी काफी था। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ में जब अपना गृह प्रवेश किए तो जातिवाद थोड़ा आगे बढ़ाते, नहीं बढ़ाया ना, किसी यादव को गृह प्रवेश के लिए नहीं बुलाया, पंडित को ही बुलाया। तो उनका जो डुअल कैरेक्टर ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। क्या आप जातिवाद की लड़ाई लड़ते लड़ते भी जातिवाद के साथ नहीं है? गृह प्रवेश के लिए फिर किसी यादव जी को बुलाते, पंडित जी को फिर आपने बुलाया। तो जो अखिलेश यादव जाट की लड़ाई लड़ने की दिखावा कर रहे हैं, वो लड़ाई रियल में भी नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, मुलायम सिंह और लालू यादव की एक खास बात, खासकर अगर मैं बात करें इस पीढ़ी की,
कि वो लड़ाई जो कहते थे वो करते हुए भी दिखते थे, भले वो गलत हो या सही हो। मुलायम सिंह ने मुसलमानों का साथ दिया तो दिया, और उन्होंने कहा अयोध्या में हमें राम मंदिर, वो बाबरी मस्जिद या ढांचा को बचाने के लिए हमें गोली चलवानी पड़ती, और तो हम और हिंदुओं को मरवा देते। ये देर था मुलायम सिंह में, उन्होंने ऑन किया मुल्ला मुलायम कहलाना, मुसलमानों के साथ वन साइडेड खड़े हुए मुलायम सिंह यादव। लेकिन अखिलेश यादव तो जाति के साथ नहीं खड़े हो पाते। अगर वो गृह प्रवेश में किसी यादव पुरोहित को बुला करके और फिर वो एक अगर संदेश देते तो माना जाता कि अपने जीवन में भी वो कम से कम अब उस बात को महत्व देते, जो कहते हैं वो करते हैं। तो अखिलेश यादव जो जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश को विभाजित करना चाहते हैं, मेरा मानना है अभी तक के जो उनके स्टेप्स है, जो कदम है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत जाति विभाजन पर नहीं होगा, जातिवाद पर होगा, लेकिन जो जाति, क्योंकि जातिवाद तो चुनाव होता ही उत्तर प्रदेश का। भाई जो क्षेत्रीय दल जुड़े हैं बीजेपी के साथ, ये उसी समन्वय को बनाए रखने के लिए तो जुड़े उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी जो काम पूरा खुद नहीं कर पाती पूर्वांचल में, वो इन निषाद पार्टी और पटेल पार्टी से मिला करके और उसको एक जातीय समूह समुच्चय बनाती है। तो ये लड़ाई दोनों तरफ से रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कैनवस में जातिवाद भी होगा, हिंदुत्व भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा, और अखिलेश यादव की पार्टी में जो अखिलेश यादव जो एक समूह बनाएंगे उसमें जातिवाद की लड़ाई का ही आधार रहेगा, और MY फैक्टर रहेगा मुस्लिम यादव। वो चाहेंगे यादव उनके साथ पूरी तरह है, मुस्लिम उनके साथ पूरी तरह है, और अन्य जातीय समूह आ जाए। ये दो तरह की, इस तरह की लड़ाई चलने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय की कमी कभी कभी दिखाई देती है, इससे अगर वो उबर पाते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ जी को तथाकथित रूप से कमजोर करने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है, तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इन जातीय जो अखिलेश यादव जी द्वंद्व फैलाना चाहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव का प्रमुख आधार नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि योगी आदित्यनाथ जी को कमजोर करना है या भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। अगर मजबूत करना है तो ये बात देश की जनता को तय करने दें कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। एक राज्य का मुख्यमंत्री तीसरी बार बनाना है कि नहीं बनाना, ये केंद्र की सरकार और राज्य की जो सरकार है, ये इनके नेताओं को मिलकर के तय करना पड़ेगा कि ये संदेश कैसे निकल आता है कि लखनऊ और दिल्ली में फूट है। ये ऐसी वाणी क्यों बोली जाती है कि हम, हमारे जैसे राजनीतिक विश्लेषक इस अनुमान को लगाने में सक्षम हो जाते हैं कि दिल्ली और लखनऊ में समन्वय ठीक नहीं है। ये संदेश को अगर ये 1.5 साल के अंदर मैनेज कर ले जाते हैं और ये डर खत्म कर लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के दावेदार कहीं स्ट्रॉन्ग न हो जाए, अगर इस डर से भारतीय जनता पार्टी बाहर निकल आती है, तो 2027 का चुनाव मुझे लगता है ऐतिहासिक होगा और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएगी। आलोक जी, ये बात तो आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं नैरेटिव तो है ये, और ये नैरेटिव पिछले विधानसभा चुनाव में भी नजर आया था। योगी और मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, कम से कम ये दिख रहा था या दिखाया गया था, या इस तरह की चर्चाएं हुई थी। उन चर्चाओं में कितनी सच्चाई कितनी हकीकत है वो तो वो दो शख्स जानते हैं, जिन दोनों के बीच में अगर इस तरह की खींचतान है या नहीं, या वहां की कार्यप्रणाली में काम करने वाले व्यवस्था के लोग जानते हैं कि किसके काम हुए कितने नहीं हुए, जो हम समय समय पर देखते भी हैं। बहरहाल मुद्दा ये है कि इस वक्त अपना दल की जो स्थिति, अंदरूनी खींचतान, पार्टी के भीतर जो है, जो कुछ भी नजर आ रहा है, वो बीजेपी को सीधे सीधे नावेद जी, आलोक जी की बात के मुताबिक वो कहीं कोई बीजेपी पर सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दरअसल इन तमाम क्षेत्रीय दलों का जो सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, उनका विधानसभा चुनाव में स्टेक कितना है नावेद जी? जी देखिए, विधानसभा जिस दल की आप चर्चा कर रहे हो, इसका आधार उत्तर प्रदेश से ही है, इसका जीवन उत्तर प्रदेश से ही है, लेकिन केंद्र से उनका सीधा वास्ता जुड़ा हुआ है बाकायदा, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनका बहुत ही विश्वास का रिश्ता बना हुआ है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ एक माहौल पैदा करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, ये लोग कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इस दल के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि ये आप दूसरे किसी दल के बारे में कह सकते हो कि आखिर में अगर उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको अच्छी सीटें नहीं मिल रही हैं या भाजपा के पक्ष में माहौल नहीं है विधानसभा चुनाव से पहले, तो वो अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे। लेकिन ये फैमिली, ये पार्टी नहीं जाएगी, इसका कहीं ना कहीं
बहुत ही जड़ें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़ी हुई हैं और इनका आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ही और रहा तो आने वाले समय में इनका और भी वर्चस्व यूपी में भी बढ़ेगा और केंद्र में भी बढ़ेगा। एक चीज को समझना पड़ेगा, ये सारे खटपट और ये सब दबाव लोगों को बढ़ाना घटाना ये सारी गणित होती रहेगी और ऐसी मुसीबत अखिलेश यादव के सामने भी आएगी, क्योंकि अखिलेश यादव के पास में कोई छोटी छोटी दल तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस का गठबंधन का साथी कांग्रेस है और कांग्रेस के बिना समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी अचीव कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके जो कोर वोटर हैं वो बंटने का एक संभावना और डर खतरा बना हुआ है। तो अखिलेश को भी ऐसी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे इस तरह की छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, उसी तरीके से अखिलेश को कांग्रेस के साथ भी रिश्ता बनाना पड़ेगा। अभी तक जिनके साथ में उनको चुनाव लड़ना है उनके साथ बिल्कुल बेरुखी का माहौल चल रहा है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को से नजरें फेरे हुए हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके संगठन, उनके नेता कहीं साथ में ज्वाइंट किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आते हैं। कभी किसी का कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता है, कोई सम्मेलन नहीं होता है, कोई चुनावी रणनीति पर कोई मीटिंग नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि पटेल हो या कुशवाहा हो या कोई भी अलग अलग जाति की पार्टियां हों जो एनडीए का हिस्सा हैं, उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान हो सकता है या निगोशिएशन हो सकता है या नुकसान नहीं हो सकता है या जो खटपट हो सकती है, इससे ज्यादा मुश्किलों में अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ में आपसी रिश्ता बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक कोई अपना रुख पेश नहीं किया है कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। कुछ बयान ऐसे भी आए थे जिसमें एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी की बात की गई है, कुछ सूत्र बताते हैं, कुछ कांग्रेस बहुत लंबा एक लॉन्ग टर्म प्लान किए हुए है जिसमें वो अपनी एक बड़ी हिस्सेदारी इसलिए मांग रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम छोटी हिस्सेदारी करके बड़ा फायदा अखिलेश यादव को दे दें और आने वाले 20-30 सालों तक हम फिर यहाँ से गायब रहें। तो इसलिए ये मुश्किलें दोनों तरफ है मुझे लगता है, और इसका सामना अपने कौशल से दोनों दलों को, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों को अपने सहयोगियों के साथ में एक अच्छा तारतम्य बनाने का एक कौशल दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इस वक्त जो तस्वीर समझ में आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं उनके भीतर भी चुनाव से पहले, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तब चाहे राजनीतिक दल हो और चाहे राजनेता हो, उनके बीच एक अलग तरह की कशमकश खड़ी होती है, एक महत्वाकांक्षा पैदा होती है और एक आगे बढ़ने की जबरदस्त जो इच्छा है कि इस चुनाव में उन्हें कुछ कर गुजर जाना है, वो हर राजनेता और हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के साथ लागू होती है बात। और इसीलिए चुनावों से पहले इस तरह की जो घटनाक्रम है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अपना दल के भीतर जो कुछ चल रहा है वो किस परिणति तक पहुंचेगा, किस रूप में आगे और सामने आएगा, पार्टी में किसको कितनी अहमियत मिलेगी और केंद्र की सत्ता से लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता तक वो कितना उस पर असर डाल पाएगी, ये अभी देखना होगा। लगातार हमारी नजर न्यूज़ 24 की बनी रहेगी। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं वो अपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र या देश के लोकसभा क्षेत्र के बारे में कोई भी जानकारी या सामाजिक मुद्दों के बारे में अगर आप किसी भी तरह की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।